नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान विचित सर, मयंक जी, बाबा, पुनेंदु जी और सुमित सर, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कल नहीं हो पाया था क्योंकि कल हम लोग आए नहीं थे, छुट्टी हम थी। लोग बहुवचन में नहीं, सब लोग नए थे लेकिन मैं आया था, एक वचन नहीं कहा। माफ़ी माइक चाहता पे बोलिए ना, आपकी आवाज नहीं आई। नहीं नहीं अरे मैं बोल देता हूँ। अरे ठीक है ठीक नहीं है। नहीं, अरे क्यों? अच्छा कल ही आए थे, हम लोग नहीं आए थे, इन्होंने मैं छुट्टी आया नहीं। था, इसलिए सबको नहीं, मुझे हटाकर। ठीक है, तो माइनस विचित सर। तो आज की चर्चा हम हरियाणा पे करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा का आज आखिरी दिन है चुनाव कैंपेन का। उसके बाद 5 तारीख को जनता वहाँ वोट करेगी और 8 तारीख को परिणाम आएंगे। सवाल है कि इस हरियाणा के दंगल में किस पार्टी के पास इस बार ज़्यादा एज है, किस पार्टी का रुझान हो सकता है कि सरकार बने। इन्हीं सब मुद्दों और क्या विषय रहे हों, क्या जाति का समीकरण रहा है इस बार, क्या लगता है, इसी सब को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। बाबा, पहले शुरुआत आपसे करूँगा क्योंकि कहा जा रहा है कि हु हैज़ द एज में कांग्रेस का नाम सबसे ऑप्शन में आ रहा है, सबसे आगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी हमेशा जो चुनाव मशीनरी है वो आखिरी मोमेंट तक, मतलब बूथ के जिस दिन होता है चुनाव होता है उस दिन बूथ तक ले जाकर वोट डलवाने तक वहाँ पे लगी रहती है, उसका मैन पावर और उसका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, उसमें कहीं वो लीड कर जाएगी कांग्रेस को? आपको लगता है कि वहाँ भी कांग्रेस लूज हो जाती है बीजेपी के सामने? कई बार ऐसा देखने में लगा है कि लोग पब्लिक परसेप्शन रहता है कि इस चुनाव में ये होगा लेकिन आगे जाके कुछ और हो जाता है, लेकिन हरियाणा में इस बार ऐसा नहीं होने वाला। आज जब कैंपेनिंग खत्म हो गई है उसके बाद देखिए कि कुछ घंटे पहले ही अशोक तंवर जो कि सिरसा से लोकसभा का चुनाव लड़े बीजेपी से, और कहा गया था उस वक्त जब उनको बीजेपी ने शामिल कराया था तो एक दलित नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद जब कुमारी शैलजा का प्रकरण हुआ तो देखिए खट्टर साहब से लेकर बीजेपी के सभी नेताओं ने किस ढंग से कहा गया कि दलित नेत्री शैलजा का जो है कांग्रेस में सम्मान नहीं हो रहा है, और कई कई तरह के कमेंट जो किए गए। लेकिन राहुल गांधी ने आज जोर का झटका एकदम धीरे से दिया है। वही तंवर साहब जो कि 1:30 बजे के आसपास जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे, 3 बजे जो है कांग्रेस के मंच पे आ गए। एक दिन पहले भी उन्होंने प्रचार किया था, वो सारी चीज़ें ट्वीट करी हैं। आज 1:45 पर उनका ट्वीट था, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे, हालांकि वो ट्वीट उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक स्थिति सोचिए, अब अशोक तंवर को राहुल गांधी ने क्यों जो है दोबारा एंट्री दी है। अशोक तंवर वो एक ऐसे शख्स हैं जो कि कांग्रेस ने उनको सब कुछ दिया था, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बने, कांग्रेस के टिकट पर सिरसा से लोकसभा जीते हैं। उसके बाद उनकी उनकी जो हरियाणा में लड़ाई थी वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ थी। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था 10 जनपद के बाहर। उसके बाद पूरा हंगामा मचा। उसके बाद उन पर एक अटैक किया गया, कहा गया कि हुड्डा समर्थक लोगों ने किया। उसके बाद वो हॉस्पिटल भी गए, हम लोग सब ने कवर किया था उस समय। राहुल गांधी उनको मिलने के लिए हॉस्पिटल भी गए थे, रामन और लोहिया में एडमिट थे। इन सब चीज़ों के होते हुए क्यों अशोक तंवर को कांग्रेस में एंट्री दी गई है आज के दिन? क्या कांग्रेस ये साबित करना चाहती है कि दलित नेताओं का अब एकमात्र जो है वो घर बन गया घर है कांग्रेस, इसने घर वापसी की? और क्या अशोक तंवर के बहाने जो राहुल गांधी जो है हुड्डा को भी चेकमेट करना चाहते हैं? क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था ना, जो तो एकाएक वो जो क्या बोलते हैं वो इक्विलिब्रियम जो बना हुआ है, जो सिस्टम बना हुआ था, उसको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? और एक और मुलाकात हुई है, शैलजा की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई, आज ही के दिन हुई है। अब इन सब चीज़ों को आप यदि राजनीति में पिरो के देखें तो आपको लगेगा कि जो जो मेन पॉलिटिकल लीडर होता है ना, वो चीज़ों को ऐसे जानबूझ के उलझा के रखता है, क्योंकि उसके उस सारे तार जो है ना उसके हाथ में है, और वो चले जो है अपनी चाल और अपनी जो चीज़ें होती है कंट्रोल उसका बना रहे। तो सबको एक दूसरे से चेकमेट करा के राहुल गांधी ने रखा हुआ है यहाँ पे हरियाणा में। उसी के अगली कड़ी के रूप में अशोक तंवर को आज, क्योंकि अशोक तंवर से कांग्रेस को कुछ होने वाला नहीं है। पिछले 5 साल में वो अपने लिए एक ठौर ढूंढते हुए नजर आए। कांग्रेस से जाने के बाद टीएमसी में गए, आम आदमी पार्टी में गए, अपनी भी पार्टी बनाई थी जब कांग्रेस छोड़ी थी। उसके बाद अंत में जाके वो बीजेपी में गए थे, सिरसा से चुनाव भी बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया। तो उनका एक पॉलिटिकल जो है ना वो रिहैब हुआ है कांग्रेस में। कांग्रेस को इससे क्या मिला है, ये अब रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए तो शायद उनको भी कुछ रिवार्ड मिल जाए। नहीं, जो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान जो खासकर है वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, यानी कि वो अहमद पटेल वाली जो
पहले बात होती थी कि वो सब चीज़ अपने हाथ में हाईकमान में कंट्रोल में रहता था, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, सब उनके साथ में होता था। वही शायद हरियाणा में देखने को मिल रहा है। लेकिन सर एक शैलजा का पहले नाराज़गी आई, फिर बताया गया कि नहीं शैलजा नाराज़ नहीं है, फिर हुड्डा साहब ने कहा मन से कि शैलजा तुम्हारी बहन है, तो उसके बाद भी बात नहीं बनती हुई दिख रही। क्योंकि वो एक दिन उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरी तो हुड्डा से जाने कब की बात हुई है, हमारी तो बात ही नहीं होती है। जब पार्टी के अंदर दो नेता ही बात नहीं करते, उस दिन राहुल गांधी हाथ मिला रहे थे लेकिन वो लग रहा था कि वो बेमेल है, वो हाथ मिल नहीं रहा लेकिन बेमेल हाथ मिलाया जा रहा है। तो वो क्या जनता ये सब चीज़ें समझती है या जनता सिर्फ बदलाव की आंधी में बदलाव देखती है? मोमेंटम होता है और उसका एक इंडिकेशन है, ये तनवर साहब तो उसकी आखिरी कड़ी हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो नेताओं का झुकाव एक्सोडस किस तरफ हुआ है, उसके हिसाब से वो अगर एक बेंचमार्क के एक इंडिकेशन है, तो उस हिसाब से ज़्यादा लीडर चुनाव से पहले, अनाउंसमेंट के बाद या उससे पहले कांग्रेस की तरफ आए हैं, तो ये इंडिकेशन है। और उसी की कड़ी में तंवर साहब हैं। इन्होंने कहा कि चेकमेट इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने के लिए किया गया है। शायद ऐसा नहीं होगा। इसमें दो चीज़ है, आपने उस पर आपने जोड़ा कि हाई कमांड फिर से अपने कंट्रोल में। हाई कमांड हमेशा, बॉस जो है हमेशा सबको कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि बॉस की लेजिटिमेसी है कि नहीं। अभी लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस हाईकमांड की या गांधी परिवार की लेजिटिमेसी बढ़ी है। अब पहली बार परसेप्शन बना है कि ये वोट ला सकते हैं, इसीलिए इनकी बात सुनते हैं। और दूसरी बात कि शैलजा जी का और ये तंवर साहब का आना, ये और नाराज़गी के बावजूद भी कुछ नहीं करना, ये इंडिकेशन है कि इन सबको फीडबैक है कि हम विनिंग हॉर्स के साथ हैं। शायद इनको फीडबैक है, इसीलिए वो और रिजल्ट के बाद के लिए पोजीशनिंग कर रहे हैं। नाराज़गी से रिजल्ट के बाद वाली पोजीशनिंग हो रही है। और सबको पता है, लोगों को भी पता है क्या है कि इतने लीडर हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। अब इससे वोटिंग बिहेवियर पे असर होगा, हमको नहीं लगता है कि होगा। लोगों को पता है होता है ना कि कई दूल्हे हो जाते तो लोगों को कन्फ्यूजन होता है। वहाँ तो एक दूल्हा क्लियर है, यहाँ तो कई दूल्हे हैं। कोई कह रहा है कि 65 आ गया, 55 आ गया, तो कोई और दूल्हा बन जाएगा। किसी भी तरह से इस सब के बावजूद पोस्चरिंग में कांग्रेस की तरफ से शायद नहीं हुआ है कि हुड्डा साहब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से हो या कैंपेन माउंट करने से हो, स्टार प्रचारक हो, पूरे स्टेट को कवर करने की बात हो। इसमें साफ दिखता है कि हुड्डा साहब और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा दोनों इंचार्ज हैं और इसको किसी तरह से अपसेट करने की कोशिश नहीं की गई है। तो वो साफ मैसेज है और सबको उसी अम्ब्रेला में रहना है। और चूंकि हाईकमांड की लेजिटिमेसी बड़ी है, तो वो लोग जो बोलेंगे और ये लोग जो तय करेंगे, उसमें मतलब उसी हिसाब से होगा। और उस हिसाब से अगर कांग्रेस की सरकार होती है तो हुड्डा साहब को ही शायद चीफ मिनिस्टर का पद मिलेगा। इसमें कहीं से भी कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं दिया गया है। अब उसके बाद दूसरे को कितना बड़ा पोजीशन मिलेगा, उसके बाद उसके लिए मेरे हिसाब से बार्गेनिंग हो रही है। मंत्री पद के लिए शायद अभी बार्गेनिंग डिप्टी सीएम के लिए। सुमित सर, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था कि कई बार होता है कि आप बहुत मजबूत दिखते हैं, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते तो पता चलता है कि जमीन पैर के तले से तो खिसक चुकी थी। क्योंकि आप भापते, मतलब आप रियलाइज ही नहीं कर पाते कि आप हार रहे हैं। और ये कांग्रेस के लिए बहुत समय से कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कई बार। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर रिजल्ट याद हो, मध्य प्रदेश का रिजल्ट, और सबसे चौंकाने वाला था छत्तीसगढ़, जहाँ पे किसी को अनुमान नहीं था, वहाँ पे आप हार गए। वैसे ही आपका 19 का हरियाणा से इलेक्शन में देखा जाए तो कहा जाता है कि भाई कांग्रेस अच्छे पोजीशन में, लेकिन रिजल्ट आया तो पता चला कि इन फाइटिंग्स थी और 3 महीने पहले हुड्डा साहब को अध्यक्ष बनाया, इस वजह से वो हार गए। थोड़ा सा हाथ चेंज करना चाहेंगे। पिछले बार हरियाणा चुनाव से पहले किसी को भी अनुमान नहीं था कि कांग्रेस का इतना अच्छा प्रदर्शन रहेगा। बीजेपी के लिए समझा जा रहा था कि केक वॉक है वो। और फिर छत्तीसगढ़ और हरियाणा का कंपेरिजन नहीं हो सकता है। वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, वो रिपीट कर इनकम्बेंसी वाले के बर्डन के साथ चुनाव लड़ रही थी। यहाँ एज चैलेंजर है और 10 साल से चैलेंजर है, तो दोनों का इक्वेशन एकदम से अलग है। तो क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम तो सबके लिए करता है? क्या बीजेपी के लिए इतना काम हो जाएगा कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री, पिछले 2 बार तो जीत रही है ना, तो लैंडस्लाइड एंटी इनकम्बेंसी तो पहले भी थी। आपका सवाल समझ गया। मैं हम 5 लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, बगैर मांगे सलाह, कि हम लोगों को चुनावों के परिणाम प्रेडिक्ट करने से रुक जाना चाहिए। हम लोगों ने अभी आप ही के सवाल में जवाब है कि कैसे पिटे सारे के सारे पोस्टर,
विधानसभा चुनावों में और कैसे पिटे लोकसभा चुनावों में। तो जो ये कहते हैं कि एक तरफा चुनाव हो रहा है और एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे और फला पार्टी जीत रही है, वो सब मुंह की खा चुके हैं। तो हमको इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। हम लोगों को जनता का मूड नहीं समझ में आता। यहाँ दफ्तर के अंदर बैठ के इलेक्शन कैफे करने से अब जनता चुनाव कवर नहीं करते हैं। चुनाव जो लड़ रहा होता है, चुनाव जो लड़वा रहा होता है, वो जनता खासकर वो अपना ध्यान, अपना वोट, अपना मन बहुत पहले बना चुका होता है। उसको पता होता है उसको कहाँ वोट करना है। ये जो टीवी डिबेट्स हैं, इसकी इतनी अथाह सप्लाई हो गया सोशल मीडिया पे कि आदमी क्या देखे और क्या ना देखे, कहाँ से कंज्यूम करे और कहाँ कंज्यूम करने के बाद अपने मन को बदले या ना बदले, बहुत कन्फ्यूजन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी मुख्य वहाँ पे रोल निभा रहा है, चाहे वो चुनाव लड़ने वाला या चुनाव के लिए वोट करने वाला, वो अपने मन बना लेते हैं। उसको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एंटी इनकम्बेंसी होगी नहीं होगी। वो 10 साल से एक व्यक्ति का कामकाज देख रहे हैं, एक पार्टी का कामकाज देख रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि जो चुनाव लड़ने आया है या आई है उसके सामने वो पहली बार का है, फर्स्ट टाइम कैंडिडेट है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन 10 सालों के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे वोटर आ गए होंगे जिन्होंने 2014 में वोट नहीं डाला होगा, 2019 में वोट नहीं डाला होगा, जो पहली बार वोट डालेंगे 2024 में, जिनकी पैदाइश होगी 2005 की, 2006 की, जो 24 में पहली बार वोट डाल रहे होंगे। जब उन्होंने होश संभाला होगा 2014-15 के चुनाव के बारे में और 19 के चुनाव के वक्त में, तब उनको इतनी राजनीतिक समझ नहीं होगी कि उनको किसको वोट करना चाहिए, किसको वोट नहीं करना चाहिए। और जो उस वक्त वोट डाले होंगे वो इस वक्त वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, उनसे पूछना चाहिए कि आपने जो 14 में वोट डाला लोकसभा विधानसभा में, हरियाणा स्पेसिफिकली, क्या वो 24 में उसी बात पे अडिग हैं क्या? ये तमाम पहलू होते हैं कि चुनाव का ध्यान रखने में। कुछ ग्राउंड की चीज़ें जो मुझे दिखाई देती हैं यहाँ बैठ के, जिसको हम कवर करते हैं अपने शोज़ में, अपनी स्टोरीज़ में, वो हमको नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि वही सब जनता के बीच के मुद्दे हैं और वही हम लोग उन्हीं के सरोकार की चीज़ें हम यहाँ पे टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं, अखबारों में छापते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाते हैं। अग्निवीर का मामला नहीं भूल सकता। अग्निवीर में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि हरियाणा के लिए बहुत बड़ा मामला है। हरियाणा राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या में लोग आते हैं फौज में। अग्निवीर को नहीं भूलना चाहिए, हमको एनपीएस ओपीएस को नहीं भूलना चाहिए, हमको किसान आंदोलन को नहीं भूलना चाहिए, हमको बेरोजगारी को नहीं भूलना चाहिए। हरियाणा गुरुग्राम से लेके मानेसर तक का जो इलाका है, पंचकुला तो चंडीगढ़ तक का, तमाम फैक्ट्रीज हैं, तमाम उद्योग यहाँ लगे हुए हैं। फिर क्यों दिक्कत है नौकरियों की? फिर वहाँ के लड़के क्यों नौकरियों को लेकर, अभी जो डेटा आया है उसमें हालांकि हरियाणा सबसे अच्छा किया है नौकरी पाने के लिए, पर अभी भी वो उस लेवल पे नहीं आ पाया है कि सबको नौकरी है। एग्जैक्टली। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, कई लोग इसको बोलेंगे आप एक तरफा बात कर रहे हैं। आप ऐसे समझिए कि जो पार्टी यूपी में नहीं खड़ी हो पाई, वो हरियाणा में जाकर चुनाव लड़ रही है, आज़ाद समाज पार्टी। जो यूपी के युवाओं की पार्टी दलितों के लिए निकल कर आई, जो एक लोकसभा सीट पहली बार जीती है इस बार चंद्रशेखर आज़ाद ने, वो हरियाणा जाके वहाँ की जो सेकंड नंबर की पार्टी थी जो सत्ता में थी उसके साथ टाइप कर लेता है, और वो टाइप कराते भी हैं और उसके लिए सीट छोड़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ के यूथ के बीच में कोई सेंटिमेंट है जिसको चंद्रशेखर आज़ाद या उनकी टीम इनकैश करना चाहती है, तभी तो वहाँ पहुँचे वो लोग। तो ये जो हरियाणा का चुनाव बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होता था, सीधा 5 कोड़ी मुकाबला हो रहा है। मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि 5 कोड़ी में से 3 कोड़ी जो है वो कोई खास नहीं करेंगे, मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच भी है, पर वो आम आदमी पार्टी, जेजेपी, एजेएसपी, आईएनएलडी और बीएसपी ये जो गठबंधन बने, इसका मतलब वहाँ के लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये पार्टियां इनकैश करना चाहती हैं, जिनको लगता है इन पार्टियों को कि वो शायद कुछ सीटें वहां से निकाल सकती हैं। तो जब सीटें निकालेंगी किसी के उसी 90 के सर्कल में से, तो किसी की छीनेंगी ना, जो वहां जीत रहा होगा उसकी छीनेंगी ना। तो उनके लिए चिंता का सबब है कि ये पार्टियां क्यों चुनाव लड़ रही। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हरियाणा का हो रहा है और जो कैंपेन देखा बीते 1 महीनों से मैंने, आपका ये सवाल बहुत कॉमन, मतलब किसी के मन में भी आ सकता है कि कांग्रेस के लिए अच्छी खासी लीड है, तो क्या कांग्रेस सेल्फ गोल तो नहीं कर लेगी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह? कांग्रेस क्या करेगी कांग्रेस के नेता जाने, कांग्रेस के नेताओं के कार्यकलाप जाने। क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव जीत रही है और इस तरह की बातें अगर हम और अब यहाँ बैठ के कर रहे हैं कि शैलजा आके सोनिया गांधी से मिली, हुड्डा और शैलजा तो बात नहीं करते हैं आपस में, वो इंटरव्यू दे रही थी और अशोक तंवर वापस आ गए, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी में सब कुछ अच्छा होते हुए कुछ भी अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। ये चीजें जो अंदर कमरे में होनी चाहिए थी, ये पब्लिक डोमेन हो रही वोटिंग के 48 घंटे पहले। तो ये मान के चलना कि कांग्रेस एक तरफा जीत रही है या बीजेपी एक तरफा हार रही है, अब मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहूंगा।
क्योंकि ये विवादित विषय है। हाथ क्यों जलाएं भाई? आदमी दूध का जला छाछ ही फूक फूक के पीता है ना, मैं छाछ फूक फूक के पीना चाहता हूँ भाई। अभी तो भत पिटी है, अभी 2 महीने पहले भत पिटी है हमारी पूरी फैटर्निटी की। सही बात है, क्यों? लोकसभा में भी तो बहुत पड़ी है। फिर क्यों? कहाँ 400 थे और जो अपना गला फंसाना चाहे फंसा ले भाई, मेरे को मैं नहीं फंसाना चाहता। 5 कोनिया का आपने कहा ना कि उसका जवाब एकदम मेरे हिसाब से है कि हरियाणा में हमेशा से कम 30-40 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजनल प्लेयर रहा है। और अभी जो था वो जनता पार्टी और उसका लोकदल का जो स्प्लिंटर ग्रुप, हाँ, वो बहुत बड़ा है, वो पूरा स्प्लिट हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो उसको इनकैश करने के लिए सबको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है। उसका कुछ तबका बीजेपी की तरफ आया, बीजेपी थी नहीं हुआ, और कुछ बड़े तबके को लोगों को लगता है आम आदमी। सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, बीजेपी ने इसी तबके मतलब एंटी कांग्रेस सेंटीमेंट को तो इनकैश किया था वहाँ पे। हाँ, तो ये जो थर्ड फ्रंट हुआ करता था, चाहे देवीलाल वाला कह लीजिए या बंसीलाल वाला कह लीजिए, उन्होंने एचवीपी बनाई, दोनों के साथ गठबंधन। हाँ बीजेपी ने गठबंधन किए और बीजेपी को लगा कि कांग्रेस को हराने के लिए बेहतरीन मौका था ये। वो फ्रंट पहला फ्रंट होता था ना, देवीलाल वाला। देश का मुकाबला कांग्रेस के साथ कांग्रेस के होता साथ था। तो फिर बीजेपी ने उसको मदद किया, फिर ये लड़ाई बीजेपी तो बाद में आई। अभी भी लास्ट चुनाव बीजेपी का हरियाणा की पार्टी थी ही नहीं। पूरे देश में हो रहा है ट्रेंड कि 2 पार्टी सिस्टम हो रहा है। अलग बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन हरियाणा ने इसको अभी तक बक किया। अभी भी लास्ट इलेक्शन का भी देखेंगे तो 30% अदर्स को मिला था। हाँ, वो 30%। 20% वोट अब उस समय भी था आईएनएलडी को। हाँ, तो 30% बहुत बड़ा, और वो 30 में थोड़ा सा 2-4% भी अगर गेन होता है तो थर्ड फ्रंट सबसे बड़ा हो जाएगा। इसीलिए 4-5 आम आदमी पार्टी को भी लगता है कि अपॉर्चुनिटी है। मायावती को भी लगता है, मायावती का 3-4% लगातार रहा है, लास्ट इलेक्शन में भी 4% वोट था। तो सबको लगता है कि वो जो बड़ा गैप है, अपने 4% को या अपने 20% को बढ़ा के अगर 35% कर लें, तो वो इसीलिए अलग अलग लोग आजमाइश कर रहे हैं। ये आप बताइए, मैं पूछूं सवाल? मैं हाँ मतलब ये आपसे ये पूछना चाह रहा था कि बीजेपी कांग्रेस को छोड़ दीजिए, ऐसे कौन से 2 मुद्दे या 3 मुद्दे आपकी नज़र में लगते हैं जो हरियाणा के चुनाव के लिए डिफाइनिंग हो सके, अगर आप बोलना चाहें तो, जो सब पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती की कैसे सेटिस्फाई करेंगे? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उसके लॉजिक बता देता हूँ कि करप्शन एक देश में बड़ा मुद्दा रहा है और हरियाणा के बड़े बड़े नेताओं के नाम करप्शन में आए हैं। इनफैक्ट चौटाला साहब तो जेल तक गए शिक्षक भर्ती घोटाले में, करप्शन का मामला था, है ना। उनके सुपुत्र, उनके बेटे भी रहे, भजन लाल पे इल्ज़ाम लगा, है ना। तो क्या करप्शन के जैसा मामला या ऐसे कोई और मामले लगते हैं कि जो चुनाव, हाँ, जो चुनाव को डिफाइन करेंगे इस बार? ये तो सवाल है, लेकिन पहले जो मयंक जी, नहीं, मैं ये दूसरी बात कर रहा हूँ। जो शिकायत मयंक जी की पहले होती थी 1-2 बार, वही शिकायत आज मेरी है। मैं अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तो जो सूत्रधार हैं इन्होंने आकर के कहा कि इजराइल और लेबनान और ईरान करना है, और मैं यहाँ आया, पर्चा चेंज हो गया, तो पता चला कि आप हरियाणा में हिसार और कुरुक्षेत्र, हाँ, हम गाजा के बारे में सोचे थे, तो ये तो गलत है। पहले यही बोले हाँ, बल्कि यहाँ नहीं, बाबा का वीटो लगा तो ये अश्विन को बताना था ना, यहाँ बैठने के बाद भी नहीं बता रहे। कोई बात ही नहीं। तो खैर जिस तरह से पर आपकी तैयारी तो इतनी है ही ना, तैयारी आपकी तैयारी हमेशा अच्छी रहती है। आप नंबर भेजो हमें। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने इतने शोज बनाए हैं, इतना लिखते हैं, इतना पढ़ते हैं, और मैं ये मान ही नहीं सकता कि आप हरियाणा पे बात ना कर सकते। नहीं, मैं हरियाणा पे बात कर रहा हूँ। मैं तो हरियाणा मैं तो ये तो अगर आप मैथ्स का पर्चा देने का और आप संस्कृत के शिक्षक विद्यार्थी हैं तो भी आप समझ 100 ले आएंगे। अरे बाप रे, नहीं, मैं तो हरियाणा के प्लेयर्स की जो अरब पश्चिम एशिया में जो लड़ रहे हैं उनसे तुलना भी कर सकता हूँ, और ये फिट बिठा सकता हूँ कि कौन किस भूमिका में दिख रहा है। तो नेतन्याहू कौन है और नसरुल्लाह कौन है? लेकिन अभी ऐसा नहीं करूंगा, कौन नसरुल्लाह बनना चाहेगा वहाँ, इसलिए नहीं। आपका सवाल सही है, और जो आप बोल रहे थे उसी में ये चुनाव का परिदृश्य कि भाई चुनाव में नतीजे क्या होंगे ये कोई नहीं बता सकता। ये बात तो तब भी नहीं सामने आती, ये जो पिछले चुनावों के उदाहरण दिए गए। लेकिन सर हरियाणा का चुनाव आप जब भी देखेंगे वो हमेशा इंडिविजुअल पर लड़ा जाता है, और उसमें हमने जो देखा है
मुद्दे जो होते हैं वो बैकफुट तो नहीं कहूँगा, वो बहुत शांत किनारे से रहते हैं। जिसको कि पब्लिक ने कैच कर लिया तो कैच कर लिया। मूलतः स्टालवार्ट्स की लड़ाई ज़्यादा होती है, चाहे वो कांग्रेस के समय में रहा हो, देवीलाल का उदय हो, बाद में बीजेपी का उत्थान हो, ये इस तरह से चलता रहा है। वहाँ मुद्दे किसानी का रहा है और खेती का मुद्दा सबसे, अगर किसानों का मुद्दा, और उसी आधार पर बंसीलाल अपने समय में बंसीलाल बने। बंसीलाल को ही कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ पर एग्रीकल्चर को सबसे ज़्यादा मजबूत बनाया अपने समय में। ये भी सही है जो भ्रष्टाचार वाली बात की, कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर ही लगे अपने समय में। उसमें जेल जाने की परंपरा कांग्रेस में थोड़ी कम थी तो नहीं जा पाए थे, आज होते तो शायद, और विपक्षी दल में होते तब जेल चले जाते। एक तो ये हुआ। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो अग्निवीर तो है, और अग्निवीर में बीजेपी लोकसभा चुनाव में अपने हाथ जला चुकी है। 5 सीटों पर जो उसका आना, खासकर जबकि दिल्ली, आप देखिए कि हरियाणा में दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए इलाकों में बीजेपी जीती है। जो दिल्ली से सटे एनसीआर, गुड़गांव, फरीदाबाद वाली सीटें जो इन पूरी, सब हाँ। सीटों को। लेकिन जो वहाँ पर सेना में हरियाणा के लोग ज़्यादा भर्ती होते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग भर्ती होते हैं, वहाँ पर उसका असर दिखाता है। तो चुनाव में एक तो ये मुद्दा हो गया। लेकिन इन सब के ऊपर जो 10 साल का सवाल है, मैं आज ही किसी अखबार में पढ़ा कि मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, अब खट्टर अपने को शायद वो लिखते नहीं हैं ना, तो उनके क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि पीने का पानी तक नहीं मिल पाया हमें। गंदा पानी लोग दिखा रहे थे फोटो, हाँ, नेताओं से। तो अगर इतने माइन्यूट और बुनियादी सवाल, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये सर दादरी इलाके में भी है, ये करनाल के रहने वाले, लेकिन दादरी चले जाएंगे आप, हाँ। सबसे बड़ा इशू वहाँ पे ये है। विनेश का गांव जो इतना डेवलप है, वहाँ पे स्टेडियम है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ ये है कि गंदा पानी है, खारा पानी है, और वो चाहते कि जब साफ पानी आएगा तो। नैना चौटाला वहाँ विधायक थी, उनका बेटा उप मुख्यमंत्री था, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई थी। तो ये इस तरह से अगर सवाल उठ रहे हैं, जो आदमी 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा, 9.5 साल तक, उसके क्षेत्र में अगर लोग इस तरह से कर रहे हैं, तो ये सवाल तो हैं। प्लस हम क्यों मान रहे हैं कि बीजेपी, कांग्रेस का अपर हैंड है? हम कांग्रेस का अपर हैंड वहाँ, हाँ सर, वहाँ पर मुद्दा जो कांग्रेस का इसी में आ जाएगा कि कांग्रेस का जो अपर हैंड मान रहे हैं वो हम जातिगत समीकरण के आधार पर मान रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जातिगत समीकरण को देखिए तो एक तरफ जाट हैं, दलित हैं। ये सही है कि एक दलित और जाट में बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी वर्चस्व, एक तरफ एक के पास वर्चस्व है, दूसरे के पास अपनी अस्मिता को बचाने की चुनौती है, तो इसमें संघर्ष और क्लैश होता है। लेकिन अब की बार लग रहा है कि वो दोनों सहमत हैं एक बिंदु पर, और जो ओबीसी वोट का है उसका भी कुछ ठिकाना नहीं है। तो जो आसार दिख रहे हैं, कई बार घना बादल इतना होता है कि लगता है कि बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होगी, और होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सब कुछ कर लिए, छाता होता लेकर निकले, पता चला कि बादल उड़ गए। तो अगर कांग्रेस का दुर्भाग्य होगा तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अब इन सब के बाद यही इसमें निकलता है 3-4 पॉइंट कि किसानों का सवाल, जो कि एक उनका बुनियादी सवाल है, जो किसान आंदोलन के तौर पे सरकार के प्रति उनकी नाराजगी के रूप में दिख चुका है। अग्निवीर का सवाल, जिसको लेकर के कि रोज रोज गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक को लगातार बोलना पड़ता है कि हम सरकारी नौकरी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी। बीजेपी ने वादा भी किया है सर, हरियाणवी अग्निवीरों को सरकारी नौकरी। ये मैनिफेस्टो कौन पढ़ता है? नेताओं के मुंह से जो निकलता है उसको लोग ज्यादा सुनते हैं। मैं उस आधार पर ये एक सवाल है। और उसके अलावा एक बिग चेहरे का, बीजेपी, कांग्रेस भी किसी का नाम तो नहीं आगे की है, लेकिन ये साफ दिखता है कि हुड्डा साहब हुड्डा हैं, 10 साल मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, और उन्हीं के इस पर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसमें एक चीज़ और छोटी सी चीज़ जोड़ूंगा कि हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के अंदर इस बार वैसे ही कश्मकश है जैसे 1991 में थी या 2004 में थी, जब भजनलाल हुड्डा उस समय भी थे। हाँ। तो भजनलाल और हुड्डा थे, तो उस समय भी था कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन हुड्डा बन गए।
विधायक के साथ बैठे रह गए। बैठे रह गए। और 1991 में भी यही हुआ था। राजीव गांधी उस समय जब उनकी बाद में हत्या हो गई, उस समय 21 मई को उनकी हत्या हुई थी। उससे पहले जैसा वीरेंद्र सिंह का कहना है, जो अब कांग्रेस में वापस आए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और भजन लाल वहाँ के नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, और ये दोनों लोग ही वहाँ पर मुख्य नेता थे। तो वीरेंद्र सिंह का कहना है कि राजीव गांधी ने एक बार रात को प्रचार करके ये लोग दोनों नेता आए साथ में, भजन लाल और वीरेंद्र सिंह। तो राजीव गांधी ने भजन लाल से, वीरेंद्र सिंह से कहा कि वीरेंद्र तुम आओ। तो हम दोनों मुड़कर आने लगे। तो उन्होंने कहा कि भजन लाल जी आप उधर ही रहो, इससे मुझे बात करनी है। उन्होंने वीरेंद्र सिंह से कहा कि कितनी सीटें आ जाएंगी, पूर्ण बहुमत आ जाएगा? तो इन्होंने कहा कि 55 सीटें तो आएंगी ही आएंगी। तो 55 सीटें आएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण बहुमत है, 45-46 ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर 55 सीटें आ गई तो तुम मुख्यमंत्री बनोगे, लेकिन अगर बहुमत नहीं आया तो फिर मैं इस आदमी को नहीं रोक सकता हूँ, ये जोड़ तोड़ में माहिर है। तो उस समय सीटें तो 55 के ऊपर आ गई, लेकिन वीरेंद्र सिंह का ये कहना है कि दुर्भाग्य से राजीव गांधी की हत्या हो गई और नरसिम्हा राव से भजन लाल के अच्छे समीकरण थे, इसलिए वो बन गए। तो अगर 91 में, फिर 2005, 2024 अगर ऐसा कुछ हुआ, तब तो शैलजा बन जाए या फिर कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट कोई तीसरा बन जाए, जिसका भी भाग्योदय हो जाए। नहीं तो अभी तो हुड्डा के आसार दिख रहे हैं। मयंक सर आप कुछ कह रहे थे जब सुमित सर ने बोला था। वो चुपचाप बैठे हुए नहीं वो बोलेंगे, मैं थोड़ा आप बोल लीजिए फिर मैं। नहीं, इन्होंने बहुत, और उसी का आंसर मेरे पास भी नहीं था। ये सब इंडिविजुअल वगैरह मेरे साथ, मैं अपना एक कन्फेशन है कि थोड़ा सा जब होश आया था तो सबसे पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था, कार्ल मार्क्स का। तो उसमें एक लाइन जो है, बाकी कुछ दिन तक वो मार्क्स बाबा ही सपने में भी आते थे, वही दिमाग पे छाए हुए थे। 18-19 साल की उम्र में सबके अंदर छाए। उसके बाद तो उसके बाद लेकिन उनका एक चीज जो है, बाद में उनकी यादें भी धूमिल खत्म हो पड़ती, गया, उनके विचार भी खत्म हो गए। लेकिन एक बात वो बोलते थे कि सब कुछ के बेस में जो है वो इकोनॉमी ही है। हरियाणा के हिसाब में हमको लगता है कि बहुत ही अप्रोप्रिएट है ये, और हरियाणा में इतना बड़ा चेंज हो रहा है। और 66 में हरियाणा बना, और 66 से अभी पीएम एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट आई है कि हर स्टेट का रिलेटिव परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो उसमें अभी हम देख रहे थे कि हरियाणा का 66 से लेके और 2010 तक ग्राफ जो है हमेशा दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में इंडिया के कुल जीडीपी में हरियाणा का योगदान लगातार बढ़ता रहा 2010 तक। उसके बाद से वो गिरना शुरू हुआ है। और दूसरा फैक्ट हम देखें कि गुड़गांव का जो पर कैपिटा इनकम है 7.4 लाख है, उससे सटा हुआ नूह जो है उसका पर कैपिटा इनकम है 1.15 लाख। और बाकी मोर और लेस हरियाणा के बाकी इलाके का भी यही हाल है, बहुत खराब परफॉर्मेंस है। उसकी वजह हम जानते हैं कि 2008, 9, 10 के बाद से एग्रीकल्चर बहुत बड़ा, एक फार्म सेक्टर जो है बहुत बड़े डिस्ट्रेस में है, और उसका एक मैनिफेस्टेशन था किसान आंदोलन। दोनों को आप जोड़ देंगे और हरियाणा बड़े स्टेट में अभी भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से नंबर 1 है। बाकी बिहार और इन सब की स्टफ से वो सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव की वजह से है। अच्छा, एवरेज सही हो जा रहा इलाके बहुत तेजी से पिछड़ रहे हैं। डिस्पैरिटी। आप ही के स्टेट में गुड़गांव है और आप ही के स्टेट में भयानक दिक्कत है। तो ये इकोनॉमी का ऐसा समावेश हुआ है कि लोग एकदम से बेचैन हैं कि अब गुड़गांव कोई जाता होगा वहाँ से तो उसको लगता है कि अरे यहाँ तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन है ना, उसके चलते बड़ी बेचैनी है। इसीलिए सबको लग रहा है क्या कि कुछ बड़ा चेंज हो की ज़रूरत है। अब उसमें उसका फ़ायदा बीजेपी को हो, कांग्रेस को हो या बाकी 3 को, हमको नहीं पता। इसी सवाल से मैं आपसे पूछता हूँ पुर्णेंदु जी, क्योंकि जैसा सर ने कहा ना कि गुड़गांव आओ तो कुछ और दिखता है, कहानी है, लेकिन रोहतक चले और रोहतक के किसी गांव में तो कुछ और। वही क्या वोटिंग पैटर्न में भी देखिए, क्योंकि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शहरों में बीजेपी बहुत मौजूद, जैसे दिल्ली से सटा हुआ अगर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी देखा जाए, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ और आपका भिवानी वाला पूरा इलाका, तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी जीती है लोकसभा चुनाव में। तो क्या आपको लगता है जात पात ना होके इस बार शहर बनाम ग्रामीण वोट हो सकता है? नहीं, देखिए शहर पिछले 2-3 चुनाव का अगर आप डेटा देखेंगे तो शहरी सीटों में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और
लेकिन पिछले जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने थोड़ा अपना रिवाइवल किया, उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को 31 सीटें आई ना, पिछली बार तो उसमें से आप देखेंगे 31 में ज़्यादातर 20 से ज़्यादा सीटें जहाँ तक मुझे याद है वो 25 के आसपास ग्रामीण इलाकों से आई है, शहरी इलाकों से कम आई है। आई है। और पहले ये होता था कि अर्बन इलाकों में कांग्रेस ठीक करती थी और रूरल बेल्ट में इनेलो, क्योंकि इनेलो की जो पकड़ है वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा है और कांग्रेस थोड़ा अर्बन इलाकों में कांग्रेस अच्छा करती थी, लेकिन बीजेपी ने आके उसके अर्बन वोट खींच लिए क्योंकि बीजेपी उतना बड़ा फोर्स नहीं था। बीजेपी जो फोर्स बना है वहाँ पे वो 14 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 14 में जब मोदी का उदय होता है और प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद से उनके आभा मंडल में बीजेपी बहुत सारे राज्यों में ज़बरदस्त प्रदर्शन करती है। हरियाणा उनमें एक था। महाराष्ट्र में बीजेपी अकेली ऐसी पार्टी थी जो बहुत सालों बाद कांग्रेस के अलावा जिसको 100 से ज़्यादा सीटें आई, वरना वहाँ के इतिहास में कांग्रेस ही एक पार्टी थी जो 100 से ज़्यादा सीटें, बाकी आप ना तो शिवसेना कभी लाई ना एनसीपी कभी लाई, बीजेपी एक पार्टी थी जिसकी उम्मीद लोग नहीं करते थे क्योंकि वहाँ पे वो जूनियर पार्टनर थी महाराष्ट्र में। ये हर साल हर जगह वो होता है। करिश्मा था मोदी का। और आप लोकसभा चुनाव में भी देखिए तो अगर हम ये बात होती है आजकल ज़्यादा कि भाई वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी है इसीलिए खट्टर को हटाना पड़ा और नायब सिंह सैनी तक की सीट फंसी हुई है, लाडवा से जीतेंगे नहीं जीतेंगे पता नहीं, और कांग्रेस के पक्ष में पूरा माहौल है। लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही चुनाव हुए तो बीजेपी को 5 सीटें आई, वोट भी 46% के आसपास उसके आए थे जहाँ तक मुझे याद है। तो इतना कमज़ोर खिलाड़ी बीजेपी नहीं है और वो पॉकेट्स में वो चीज़ें दिखती हैं, सबके अपने अपने मजबूत पॉकेट हैं। हाँ ये बात सही है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे, सवाल वही था, हालांकि सुमित सर ने उसको खारिज कर दिया, उन्होंने कहा एक बार मुंह की खाने के बाद दोबारा वो हिम्मत नहीं जुटानी। तो मैं कहूँगा एज की बात करूँ तो कांग्रेस को है, लेकिन कोई देखिए रिजल्ट्स में आता है तो अलग बात है, वेव जैसा कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट में आता है भाई पाने को 55 सीट भी आ जाए 60 भी आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन बीजेपी भी 30 से 32 सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रही है। हाँ वो संख्या कांग्रेस की थोड़ी ज़्यादा है, कांग्रेस 45 से 50 सीटों पर ज़्यादा मजबूती से लड़ रही है, लेकिन देखिए बीजेपी का गेम प्लान भी है कहीं ना कहीं। वो शैलजा जी को लेके कि हमारी पार्टी में आ जाइए वो है, वो कांग्रेस की ताकत क्या थी। लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस को 5 सीटें, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या था, वो था जाट और दलित वोट मिलके दोनों ने ज़बरदस्त वोट किया। नॉर्मली ये दोनों कास्ट बहुत एक साथ वोट करे ऐसा होता नहीं है। पश्चिमी यूपी में भी आप देखते हैं कि जाट और दलित कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है नहीं, और हरियाणा में भी कोई बहुत एक लाइन पे चलने वाला नहीं रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में एक ज़बरदस्त, जाटों ने भी ज़बरदस्त वोट किया और दलितों ने भी। लेकिन ये शैलजा जी वाला प्रकरण, और बीजेपी ने उसको बाकायदा मुद्दा बनाया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुद्दा बनाया। दूसरा जो बीजेपी की एक रणनीति रही है कि भाई बीजेपी चाहती तो 14 में उनके पास 47 सीटें आई थी, वो चाहते कोई किसी बड़े जाट अपने किसी नेता को लाते, उसको फेस बनाते, जो हरियाणा में ही रहा है कि भाई कैप्टन अभिमन्यु बड़ा नेता है उनके जैसे। हाँ और लोग भी हैं बहुत सारे उस समय तो अच्छा बीरेंद्र सिंह उस समय शायद नहीं, उस समय उसके बाद आए थे, और भी कई नेता हैं उनके, तो वो कर सकते। लेकिन उन्होंने क्या किया, रणनीतिक तौर पे उन्होंने कहा भाई कि जाट में तो इनेलो भी जाट बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस की भी लीडरशिप में भी मूलतः जाटों की पकड़ ज़्यादा है, हुड्डा और उनकी, तो उन्होंने खट्टर को लेके आए। अब खट्टर आप देखें तो हरियाणा की राजनीति में संख्या के आधार पे भाई एक पंजाबी उससे आते हैं तो इतना कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन वो उसने एक जो काम किया वो इस तरह से किया कि उसने गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण कर दिया। क्योंकि किसी भी राज्य में आप पाएंगे अगर कोई जाति राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा उसका वर्चस्व होता है तो स्वाभाविक तौर पे उसके अगेंस्ट में एक गोलबंदी दूसरी जातियों की देखने को मिलती है, और बीजेपी ने बाकायदा उसको हवा देने का काम किया। अब उसमें क्या हुआ भाई 14 में जीते, उस समय मोदी का भी करिश्मा था और मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। हरियाणा में भी मोदी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। मोदी ने खुद हरियाणा में काम किया है प्रचारक के तौर पे। खट्टर साहब की स्कूटर पे बैठ के वो उस समय जाते थे, इसीलिए खट्टर साहब से उनकी पुरानी दोस्ती है। आपने देखा कि 14 के पहले जो वीके सिंह के साथ रेवाड़ी में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें सेना और उसके तमाम लोग आए थे, राष्ट्रवाद का नारा और सब कुछ दिया गया था, तो लोकप्रियता है उनकी वहाँ पे। और 16 में जो जाट आंदोलन जो हुआ उसके बाद ये मामला और बढ़ गया, क्योंकि एक जाटों ने एक तरह से बीजेपी का समझिए कि 16 के आंदोलन के बाद भयानक नाराज़गी हो गई, आरक्षण को लेकर के बहुत सारे लोग मारे गए, गोलियां चली, तो एक भयानक डिवाइड हुआ। 19 में भी देखिए लोकसभा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीत ली। फिर विधानसभा में खट्टर के प्रति थोड़ा जो लीडरशिप को लेकर नाराजगी थी, फिर भी करते करते 40 सीट पाए और जेजेपी वो थी। अब इन चुनाव में क्या हो रहा है कि
बीजेपी स्मार्टली प्ले कर रही है। कांग्रेस ने एक तो जाटों को टिकट बहुत ज़्यादा दिया, बीजेपी ने उस हिसाब से कम दिया है, वो 17 दिया और उन्होंने 30 दिया है। हाँ, तो एक तो वो फैक्टर है। दूसरा, अंदर खाने ये बनाने की कोशिश करी, क्योंकि देखिए 10 साल से जो है वो आप जैसे यूपी में हम कहते हैं ना कि यादव कम्युनिटी सपा के लिए बिल्कुल, जब सपा को लगता है जीत की उम्मीद है तो उनमें ज़्यादा जोश आ जाता है। हरियाणा में वो चीज़ ग्राउंड पे देखने को थोड़ी थोड़ी मिल रही जाटों है। में मिलता है। हाँ, अब बीजेपी की रणनीति है कि वो अगर एक तरह का ध्रुवीकरण हो जाए, उसकी वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कि थोड़ा इनेलो को लेकर के बातचीत हो रही है। जेजेपी की बात अभी उतनी नहीं हो रही है, लेकिन इनेलो को लेके, इनेलो कई कई सीटों पर उसका आपको प्रेजेंस दिख रहा है। इनेलो और बीजेपी अंदर अब खाने की ये बात चल रही है। अंदर खाने जो आपने बिल्कुल सही पकड़ा उसको, ये चर्चा वहाँ हरियाणा के लोग कर रहे हैं कि भाई ये बीजेपी इसमें गेम प्लान कर रही है। वो चाह रही है कि इनेलो को थोड़ा सा इनेलो, वो बसपा, करे, जहाँ गोपाल भी कांडा और भाजपा। वो चाहते हैं कि वो कांग्रेस के वोट डेंट करे ताकि हमें उसका फायदा मिले। अब सवाल इसमें यही है, अगर देखिए लोकसभा की तरह जाट और दलित वोट कांग्रेस के पीछे लामबंद रहे, और फिर एक फैक्टर हमें निर्दलियों को नहीं भूलना चाहिए। हरियाणा की पॉलिटिक्स में निर्दलीय हमेशा स्ट्रांग रहा है, आज भी आप पाएंगे वो उसी तरह से स्ट्रांग है, आज भी कई सीटों पे। बल्कि मैं एक अंबाला कैंट का उदाहरण लेता हूँ, बाबा तो जानते होंगे, वो अनिल विज के खिलाफ। अब क्या हुआ कि कांग्रेस ने अंबाला सिटी से चित्रा सरवारा जो निर्दलीय वहां से लड़ रहे हैं अंबाला के, उनके पिताजी को टिकट दिया है। अब पार्टी में हुआ कि भाई बाप को दिया तो बगल की सीट पे बेटी को नहीं दे सकते। अब बेटी कई साल से वहां दावेदारी ठोक रही थी, पिछली बार निर्दलीय लड़ के दूसरे नंबर पे थी और अच्छे वोट मिले थे। तो आप उस तरह से देखें तो लोकप्रियता के आधार पे उनका हक बनता था, लेकिन प्रिंसिपली कांग्रेस ने डिसाइड किया कि भाई फादर को दिया है तो डॉटर को देंगे तो मामला परिवारवाद का हो जाएगा, उसने नहीं दिया। अब सवाल है, अभी भी लड़ाई उससे निर्दलीय उसी पर हो रही है। कांग्रेस का कहा जा रहा है कि सेकंड ऐसा जो बता रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट पे, ऐसी कई सीटें। अब जैसे वहां पे आप हिसार की सीट देखिए, सावित्री जिंदल बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट है, क्योंकि पहले कई बार के एमएलए रही हैं, उनके हस्बैंड ओपी जिंदल साहब वहाँ से बड़े नेता रहे हैं, और भाई ठीक है इनका एक रसूख है और इतनी संपत्ति है व्यक्तिगत तौर पे कि ये लोग वहाँ पे मदद भी करते कहा हैं वो जा सारी रहा है चीज़। यही कि बीजेपी ने जानबूझ के उनको टिकट दिया है, क्योंकि जो बीजेपी से गुस्सा है सावित्री जिंदल को जाएगा। सावित्री सिंपैथी, जी अब उनका जीतेंगी उन्होंने कहा भाई हमारा और आखिरी समर्थन चुनाव देंगी है तो BJP ये सिंपैथी कार्ड वाला मामला है। तो एज कांग्रेस को है, लेकिन चुनाव वैसा कह देना कि बिल्कुल एकदम क्लियर है क्या है रिजल्ट में आ जाए वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बातचीत होती है, जो चर्चा होती है ना चौराहों की, उसमें चीजें एकदम से वन साइडेड नहीं है। पुण्येंदु जी कह रहे हैं कि एलनाबाद जो है वो पूरा हिसार वाला जो इलाका है, वहाँ पे गोपाल कांडा की सीट पर बीजेपी ने नॉमिनेशन वापस ले लिया, तो गोपाल कांडा और सिरसा वाली सीट जो सिरसा वाली इलाका है, वहाँ पे चौटाला की पार्टी वहाँ कांडा सपोर्ट करी, कांडा जाके चौटाला सपोर्ट करे, और अंदर ही खाने वहाँ कहा जा रहा है कि बीजेपी जानबूझ के कई 3-4 सीटों पे उसने कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं ताकि आईएनएलडी जीते वहाँ से, तो आईएनएलडी आगे चल के समर्थन बीजेपी को दे दे। तो दर्शक जब ये वीडियो देखना शुरू कर चुके होंगे तब साइलेंट पीरियड चालू हो चुका है। तो साइलेंट पीरियड में बस 24 घंटे का समय है, तो आराम से सोचिए कि किसको वोट करना है, किन मुद्दों पर वोट करना है, और आगे भविष्य की जो सरकार बनेगी चालू हो गया साइलेंट पीरियड, जब वोट वीडियो अपलोड होगा तब की बात कर रहा हूं। अभी भी चालू हो गया, अभी भी हो चुका, लेकिन जब तक तो साइलेंट पीरियड officially चालू हो गया है, साइलेंट हो चुका है। मन बनाए वोट करें, हाँ, और भरपूर वोट करें, भरपूर वोट करें और जो जिसको चाहे उसको वोट करें। जी, डरे नहीं वोट करने से, घबराए नहीं वोट करने से, क्योंकि वोट नहीं करेंगे तो अपने मन की बात कैसे बाहर आएगी। तो इसी मन की बात भी करें। एग्जैक्टली इसी नोट के साथ आज की चर्चाएं खत्म करते हैं। कल मिलते किसी विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।